हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पिछले की वीडियो में भाग 8 को क्लियर किए थे, जिसमें संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, लोकल गवर्नमेंट को हम स्टार्ट करते हैं, जिसे हिंदी में स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्टूडेंट, स्थानीय सरकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं बेसिक लेवल पे। एक स्टूडेंट हम भाग 9 में पढ़ेंगे, जिसे पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट भाग 9A में पढ़ेंगे, जिसे भाग 9 का भी कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट शहरी स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे, जो शहर लेवल पे होता है। तो स्टूडेंट, भाग 9, इससे पहले हम भाग 8 को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हम भाग 9 और भाग 9A पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 243 से 243 O तक हैं। और स्टूडेंट, इसमें पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। तो स्टूडेंट, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं उनको समझते हैं। जैसे स्टूडेंट, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो स्टूडेंट, ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, जिसको ग्राम सभा चुनती है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो स्टूडेंट, ग्राम सभा कौन होता है? तो ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता होते हैं उन सभी को ग्राम सभा कहते हैं। तो स्टूडेंट, जितने मतदाता होते हैं ग्राम पंचायत में, वो सभी लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं। इसलिए इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ग्राम पंचायत के मुखिया का अर्थात प्रधान का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। स्टूडेंट, ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। तो स्टूडेंट, ये कम से कम 2 बैठकें आवश्यक हैं। तो स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा बैठकें तो हो सकती हैं, लेकिन 2 से कम बैठकें नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्षेत्र पंचायत, जिसके मुखिया ब्लॉक प्रमुख होते हैं, या इनको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होते हैं अर्थात ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इनको कौन चुनता है? तो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को VDC मेंबर भी कहा जाता है। और स्टूडेंट, उन VDC मेंबर को कौन चुनता है? तो स्टूडेंट, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं उनको आम जनता चुनती है। 18 वर्ष से ऊपर के जिनका वोट बना होता है वो लोग चुनते हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लोग क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं, अर्थात ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। इसलिए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वाला जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो मुखिया वाला चुनाव हो रहा था, ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, प्रधान का चुनाव जो हो रहा था वो प्रत्यक्ष हो रहा था, क्योंकि आम जनता अर्थात ग्राम सभा सीधा चुन रही थी। यहाँ पर स्टूडेंट, आम जनता क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को ना चुनकर आम जनता क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनती है, अर्थात VDC मेंबर को चुनती है। और VDC मेंबर जो होते हैं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष अर्थात ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो स्टूडेंट, ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिला पंचायत। तो स्टूडेंट, जिला पंचायत संस्था जो होती है इसके मुखिया कौन होते हैं? तो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। और स्टूडेंट, जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वैसे ही जिला पंचायत के भी सदस्य होते हैं, जिन्हें आम जनता चुनती है। और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो स्टूडेंट, जिला पंचायत का जो मुखिया होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो स्टूडेंट, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, और ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। और इन व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत दिया गया। और स्टूडेंट, इसको किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 9 में जोड़ा गया।
और स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक जोड़ा गया, तो 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है। उससे पहले मूल संविधान में भाग 9 में क्या था, तो स्टूडेंट मूल संविधान में भाग 9 में देसी रियासतों के बारे में बताया गया था। देसी रियासतों के बारे में जो भी था उसको हटा दिया गया था और 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया था। तो स्टूडेंट यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भाग 9 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, तो 243 से 243 ओ तक हैं, अर्थात 16 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं भाग 9A। भाग 9A में कितने अनुच्छेद हैं, तो स्टूडेंट इसमें अनुच्छेद 243P से स्टार्ट होते हैं, 243ZG तक हैं। इसमें स्टूडेंट शहरी स्थानीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट ग्रामीण लेवल पे पंचायती राज व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार शहरी लेवल पे शहरी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। और स्टूडेंट ये हमारे संविधान में भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट शहरी स्थानीय प्रशासन भी 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर निगम। तो स्टूडेंट जो छोटे छोटे शहर होते हैं अर्थात ग्रामीण एरिया से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे होते हैं उसको नगर पंचायत कहते हैं। और यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन बनता है। स्टूडेंट इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट नगर पालिका परिषद, जो शहर थोड़े से बड़े हो जाते हैं वहाँ पर नगर पालिका परिषद संस्था स्थापना की जाती है और इनका अध्यक्ष भी चेयरमैन होता है और इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आम जनता सीधे वोट करती है नगर पंचायत अध्यक्ष को, नगर पालिका परिषद के भी अध्यक्ष को, और इन दोनों को चेयरमैन भी कहा जाता है। नगर निगम, तो स्टूडेंट नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है, जिसे महापौर भी कहते हैं। और स्टूडेंट इसका चुनाव प्रत्यक्ष भी हो जाता है, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष भी होता है। तो स्टूडेंट नगर निगम कहाँ कहाँ होती है, जैसे बड़े बड़े नगर होते हैं उन बड़े बड़े नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो स्टूडेंट जो मेयर या महापौर होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष भी होता है। तो स्टूडेंट प्रत्यक्ष मतलब आम जनता सीधे मेयर को चुनती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अगर कहीं कहीं आम जनता निगम पार्षदों को चुनती है और निगम पार्षद अपने मेयर को चुनते हैं, वहाँ के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो जैसे स्टूडेंट दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पर नगर निगम के जो चुनाव होते हैं अर्थात मेयर के, महापौर के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। और स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े नगर हैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात आम जनता सीधे मेयर को चुनती है। तो स्टूडेंट स्थानीय सरकार का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट हम इनकी सभी विशेषताओं के बारे में एक एक करके जानेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं अंग्रेज़ों का भारत पे जब शासन था तो स्टूडेंट अंग्रेज भारत में वायसराय बनाया करते थे। तो स्टूडेंट भारत में जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे उसी समय स्टूडेंट भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्टूडेंट स्थानीय सरकार की, अर्थात गांवों में भी सरकार होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन ने कब की थी, 1882 ईस्वी में की थी। मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख DPSP के अनुच्छेद 40 में किया गया है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश आज़ाद हो जाने के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहाँ बताया गया था, तो स्टूडेंट DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। तो स्टूडेंट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होते हैं और स्टूडेंट अनुच्छेद 51 तक जाते हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं DPSP के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। और स्टूडेंट आप लोग अच्छे से जानते हैं DPSP जो होते हैं वो सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं, अर्थात सरकार DPSP देना चाहे तो दे
अगर डीपीएसपी नहीं देना चाहे तो नहीं दे। जैसे स्टूडेंट मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार सरकार को देने ही पड़ते हैं हर किसी को, लेकिन स्टूडेंट डीपीएसपी सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं। तो स्टूडेंट डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। इसीलिए स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं हुई थी, क्योंकि स्टूडेंट ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया था। डीपीएसपी के अंतर्गत ग्राम लेवल पर ग्राम सरकार की स्थापना नहीं की थी। पंचायती राज व्यवस्था का गठन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था। तो स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था का गठन क्यों किया जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट एक शब्द आपको याद रखना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अर्थात लोकतंत्र जो है उस लोकतंत्र को विखेरने के लिए, अर्थात सरकार की जो पावर होती है वो एक जगह सिमट के ना रह जाए। जैसे केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, और स्टूडेंट लोकल लेवल पर जिले पर भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ब्लॉक पर एक ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होता है, ग्राम लेवल पर एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है अर्थात प्रधान होता है। तो स्टूडेंट हमारे लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है सेंट्रल लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर। अर्थात जो लोकतंत्र में सत्ता की पावर होती है वो केंद्रीकरण ना रहे, विकेंद्री हो जाए अर्थात बिखर जाए। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत की पहली पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 को जे.एल. नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव से किया। तो स्टूडेंट जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद सबसे पहले अगर ग्राम पंचायत का गठन कहीं किया तो 2 अक्टूबर 1959 को जे.एल. नेहरू ने कहाँ से किया, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की। तो स्टूडेंट 1959 में जाके जे.एल. नेहरू ने पहली ग्राम पंचायत का गठन किया था। स्टूडेंट 1959 में क्यों किया था, क्योंकि ग्राम पंचायतों के बारे में डीपीएसपी में बताया गया था। अगर स्टूडेंट इनको संवैधानिक दर्जा मूल संविधान में दिया जाता तो स्टूडेंट हमारा संविधान जब लागू हुआ उसी समय हर ग्राम पंचायत का गठन हो जाता। लेकिन स्टूडेंट संवैधानिक दर्जा ना देके डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था को डाला था, इसलिए स्टूडेंट सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। तो स्टूडेंट सबसे पहले सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 में गौर किया और 2 अक्टूबर 1959 को जे.एल. नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव से ग्राम पंचायत गठन की शुरुआत की। पंचायत को गठन करने वाला दूसरा राज्य आंध्रा था। तो स्टूडेंट जैसे पहला राज्य राजस्थान था, उसी प्रकार दूसरे किसी राज्य में अगर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था तो आंध्र प्रदेश था। यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य की सूची का विषय है। जैसे स्टूडेंट हम सूची के बारे में आपको बताए थे, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और स्टूडेंट समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं। तो स्टूडेंट जो स्थानीय प्रशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जो है, लोकल सरकार जो है, वो स्टूडेंट राज्य सूची का विषय है। अर्थात राज्य की सरकार ही इसके संबंध में कोई भी कानून बनाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन समितियों ने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने इसके बारे में सिफारिश की थी 1957 में। और स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या सिफारिश की, तो स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की और संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो जो स्टूडेंट बलवंत राय मेहता व्यक्ति थे, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 3 लेयर पे बनाया जाना चाहिए, अर्थात ग्राम लेवल पे, उसके बाद क्षेत्र लेवल पे अर्थात ब्लॉक लेवल पे, इसके बाद जिला लेवल पे। तो स्टूडेंट त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी इन्होंने, और इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति ने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। स्टूडेंट इनकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्टूडेंट ना ही इनकी सिफारिश के अनुसार संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहली पंचायत का गठन किया था जे.एल. नेहरू ने, तो स्टूडेंट उन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, उन्होंने अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के तहत ही ग्राम पंचायत का गठन किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट समिति है अशोक मेहता समिति।
अशोक मेहता समिति ने 1978 में स्टूडेंट सिफारिश की थी। और क्या सिफारिश की? तो स्टूडेंट इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। और कब की थी? तो 1978 में की थी। लेकिन स्टूडेंट हमारी सरकार ने 1978 में भी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को भी निगलेक्ट कर दिया, अर्थात इनकी सिफारिशों को भी नहीं माना। नेक्स्ट स्टूडेंट समिति बनाई गई थी LM सिंघवी समिति। स्टूडेंट एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था LM सिंघवी समिति। तो स्टूडेंट इस समिति ने 1986 में सिफारिश की थी। और किसकी सिफारिश की? तो स्टूडेंट पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने की, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात कही और संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। इन्हीं की सिफारिश पर संविधान में 73वां व 74वां संशोधन हुआ और पंचायतों व नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिन्होंने 1986 में अपनी सिफारिश सौंपी थी। तो स्टूडेंट इस समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, जैसे स्टूडेंट बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय की। तो स्टूडेंट त्रिस्तरीय मतलब वही त्रिस्तरीय, एक ग्राम लेवल पे, एक क्षेत्र लेवल पे और तीसरा जिला लेवल पे। तो स्टूडेंट LM सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की गठन की बात कही और संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। तो स्टूडेंट इसी समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात 73वां 74वां संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के बारे में जोड़ा गया था और स्टूडेंट 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, अर्थात ग्रामीण लेवल पे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत। और स्टूडेंट शहरी स्थानीय प्रशासन को किसके तहत मान्यता दी गई थी, संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। और स्टूडेंट 73वां संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। स्टूडेंट ये विधेयक 73वां और 74वां 1992 में पारित हुए थे, लेकिन स्टूडेंट अप्लाई कब किए गए थे, इनको लागू कब किया गया था? तो स्टूडेंट इनको लागू 24 अप्रैल 1993 से संवैधानिक मान्यता लागू की गई थी, इसलिए स्टूडेंट 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया था, इनको लागू कब किया गया था? तो इनको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। तो स्टूडेंट फिर से एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहली बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसने 1957 में रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए और सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। इसके बाद स्टूडेंट अशोक मेहता समिति थी। इस समिति ने 1978 में अपनी सिफारिश सौंपी और स्टूडेंट अपनी सिफारिश में इस समिति ने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय होना चाहिए। तो स्टूडेंट इन्होंने जो द्विस्तरीय बात कही थी उसमें ग्राम लेवल पे कही थी और जिला लेवल पे कही थी। ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक प्रमुख बनता है उसको हटाने की बात कही थी। इसके बाद स्टूडेंट LM सिंघवी समिति बनी थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसने 1986 में सिफारिश सौंपी और स्टूडेंट इसी समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात 73वां और 74वां संशोधन किया गया। तो स्टूडेंट जो पहले अनुच्छेद 40 में DPSP में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था, स्टूडेंट उसको अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अर्थात हर ग्राम लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे, हर जिला लेवल पे पंचायत का गठन होगा। तो स्टूडेंट जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तब से हमारे हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक ग्राम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन होने लगा है। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले जब DPSP में थे, अनुच्छेद 40 में बताई गई थी, तब स्टूडेंट सरकार के ऊपर निर्भर था। सरकार अगर बनाना चाहती तो बनाती, नहीं बनाना चाहती तो नहीं बनाती। और स्टूडेंट 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। और स्टूडेंट इन अनुसूचियों में ये बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय आएंगे और शहरी स्थानीय प्रशासन के तहत कितने विषय आएंगे। तो स्टूडेंट
ग्राम सभा क्या होती है इसको समझते हैं। एक ग्राम पंचायत में आने वाले गांवों के सभी मतदाता का समूह ग्राम सभा कहलाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको पीछे भी बता चुके हैं ये। नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? तो ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण विधानमंडल करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आरक्षण के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय प्रशासन में आरक्षण किस प्रकार होता है? तो स्टूडेंट, SC ST को जनसंख्या के आधार पर होता है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण कम से कम, तो स्टूडेंट कम से कम 1/3 ये हमारे संविधान में बताया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, बिहार पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय और शहरी स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, OBC के लिए विधानमंडल तय करेगा। तो स्टूडेंट, OBC के लिए विधानमंडल तय करेगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं, शहरी स्थानीय प्रशासन के और पंचायती राज व्यवस्था के, ये चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टूडेंट, जो निर्वाचन आयोग होता है वो 6 चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन स्टूडेंट, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ये स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेयर के चुनाव और शहरी स्थानीय प्रशासन के 3 लेयर के चुनाव, ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टूडेंट, कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज व्यवस्था के किसी भी संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है स्टूडेंट। और 5 वर्ष कब से माना जाता है? पहली बैठक से माना जाता है। पहली बैठक जब से होगी उससे 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। बीच में सीट रिक्त होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव शेष अवधि के लिए होते हैं। स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे स्टूडेंट, कोई किसी ग्राम पंचायत का प्रधान है, अगर उसकी डेथ हो जाती है 2 वर्ष के बाद में, तो स्टूडेंट 2 वर्ष के बाद में जब डेथ हो जाती है तो नया चुनाव जो होगा वो 6 महीने के अंदर होगा और शेष अवधि के लिए होगा। जैसे 2 वर्ष का कार्यकाल तो प्रधान जी कर चुके थे, तब उनकी डेथ हुई है, तो नए प्रधान जी चुन के आएंगे, वो लास्ट 3 वर्ष के लिए चुनेंगे, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं चुनेंगे। तो स्टूडेंट, पहली बैठक से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है, बीच में सीट रिक्त होती है तो 6 महीने के अंदर तो 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं और शेष अवधि के लिए भी और शेष अवधि के लिए होते हैं। योग्यता स्टूडेंट क्या होती है? योग्यता समझते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? हमारे संविधान में बताया गया है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारे संविधान में सिर्फ एक ही योग्यता बताई गई है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए। और स्टूडेंट, शेष योग्यता विधानमंडल तय करेगा। जिसके 2 बच्चे होंगे वही प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, या 8वीं पढ़े हो तभी चुनाव लड़ सकते हो। तो इस तरीके की जो योग्यता तय की जाती हैं, उन योग्यताओं को तय करने की जिम्मेदारी विधानमंडल को दी गई है, यानी कि उस राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो स्टूडेंट, वित्त कौन देता है? तो वित्त स्टूडेंट राज्य वित्त आयोग देता है। कार्य क्या होते हैं? जैसे स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था के क्या कार्य होते हैं और शहरी स्थानीय निकायों के क्या कार्य होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं, अर्थात प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों के 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आप 29 कार्य करोगे। और ये 29 कार्य कहाँ लिखे गए हैं? 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट, शहरी निकायों में जो शहरी निकाय होते हैं, चेयरमैन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और मेयर, स्टूडेंट इनके 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं। और ये 18 विषय कहाँ लिखे हुए हैं? तो 12वीं अनुसूची में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट, कार्य से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से कितने विषय हैं, उन विषयों के अंतर्गत कार्य करने पड़ते हैं, तो 29 विषय हैं। और स्टूडेंट, शहरी निकायों के लिए कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। और स्टूडेंट, 11वीं और 12वीं अनुसूची में ये लिखे हुए हैं। स्टूडेंट, 73वां संविधान संशोधन है, ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होता है। तो जैसे स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत, वही संवैधानिक दर्जा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।